नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पंच परमेश्वर के बारे में। हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे दोस्ती, न्याय और जिम्मेदारी के जो पहलू इस कहानी में हैं उन्हें समझने। कहानी की शुरुआत होती है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गहरी दोस्ती से, लेकिन फिर चीजें बदलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, इनकी दोस्ती तो कमाल की थी। खेती में साझा, लेन देन में साझा, भरोसा ऐसा कि जुम्मन हज पर गए तो घर अलगू को सौंप दिया और अलगू कहीं बाहर जाते तो जुम्मन पर छोड़ देते थे घर। बिल्कुल। और खास बात ये थी है ना कि ये दोस्ती किसी खान पान या धर्म पर नहीं थी, विचारों के मिलने पर थी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दोस्ती भी कोई नई नहीं थी, बचपन की थी। जुम्मन के पिता थे जुमराती, वो दोनों को पढ़ाते थे। कहते हैं अलगू ने तो गुरुजी की बड़ी सेवा की थी। हाँ, रिकाबियां मांजना, प्याले धोना, उस जमाने में गुरु सेवा का बड़ा महत्व था। सही। पर देखिए, एक मजेदार बात यह है कि दोनों के पिताओं की सोच कितनी अलग थी। अलगू के पिता तो पुरानी सोच वाले थे, मानते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं गुरु के आशीर्वाद से आती है। अच्छा। और वहीं जुम्मन के पिता जुमराती शेख, उनको आशीर्वाद से ज्यादा अपनी छड़ी अपने सौटे पर भरोसा था, डंडे पर। और शायद उसी के दम पर जुम्मन का बड़ा रुतबा था आसपास के गाँव में। कहते हैं उनके लिखे कागज पर तो कचहरी का मुहर्रिर भी कलम नहीं चला सकता था। डाकिया, कांस्टेबल सब उनकी कृपा चाहते थे। तो अलगू का मान उनके पैसे की वजह से था और जुम्मन का उनके असर की वजह से। बिल्कुल, दो अलग तरह की ताकतें। फिर कहानी में एक मोड़ आता है जुम्मन की बूढ़ी खाला के जरिए। उनकी थोड़ी जमीन जायदाद थी पर कोई रिश्तेदार नहीं था पास का, अकेली थी बेचारी। हाँ, तो जुम्मन ने बड़े मीठे मीठे वादे किए और वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो खाला जान की खूब आवभगत हुई, पकवान बनते थे। हाँ, खूब खातिरदारी चली होगी शुरू में, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री की मुहर लगी बस सब बंद। जुम्मन की पत्नी थी करीमन, वो अब रोटियों के साथ कड़वी बातें सुनाने लगे। और जुम्मन भी, वो भी बेपरवाह हो गए। हाँ, निठुर हो गए। खाला को रोज ताने सुनने पड़ते, बुढ़िया कब मरेगी, 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मोल ले लिया है, ऐसी बातें। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब खाला से सहा नहीं गया तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, पर जुम्मन ने कहा भाई ये घर का मामला है, मैं दखल नहीं दूंगा। अच्छा, पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल। आखिरकार खाला ने कहा बेटा देखो, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। और जुम्मन का जवाब सुनिए, बोले रुपए क्या, यहाँ पेड़ पर फलते हैं? अरे बाप रे। खाला ने फिर भी हिम्मत से कहा तो क्या मुझे कुछ रूखा सूखा भी नहीं चाहिए? जुम्मन और भी कड़वा बोले, तो कोई ये थोड़ी समझाता कि तुम मौत से लड़कर आई हो। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी ही, हाँ, कि जल्दी मर जाएंगी। बस खाला का सब्र टूट गया, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दे दी। जुम्मन हंसे, उन्हें लगा मेरा क्या बिगड़ेगा, आसपास कौन है जो मेरा कर्जदार नहीं या मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करेगा। यहाँ देखिए कैसे वो संपत्ति हाथ आते ही रवैया बदल गया। खाला की बेबसी और जुम्मन का वो गुरूर, वो साफ दिखता है। ये उस वक्त की हकीकत है जहाँ असर और पैसे के आगे शायद न्याय पीछे रह जाता था। फिर वो बेचारी बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लेकर गांव-गांव घूमी, अपनी कहानी सुनाई, मदद मांगी, किसी ने टाल दिया, किसी ने मजाक उड़ाया। बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बहुत। आखिर में वो पहुंची अलगू चौधरी के पास और उन्हें पंचायत में आने को कहा। अलगू पहले तो हिचकिचाए, बोले मुझे क्यों बुला रही हो, बाकी लोग तो आएंगे ही। फिर बोले चलो आ जाऊंगा, पर पंचायत में कुछ बोलूंगा नहीं। अच्छा, वजह? खाला ने वजह पूछी तो साफ कह दिया, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता, दोस्ती निभाने की बात। तब खाला ने वो सवाल पूछा जिसने अलगू को अंदर तक हिला दिया। बोली बेटा क्या बिगाड़ के दर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बात है, ये शब्द, इनमें वजन था। खाला के इन सीधे सच्चे शब्दों ने अलगू के अंदर सोए हुए जमीर को जैसे जगा दिया। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी एक सीधी सी नैतिक चुनौती आपको दोस्ती, रिश्तेदारी सबसे ऊपर उठकर सही गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल, वो सवाल उनके मन में अटक गया होगा। जरूर। खैर, शाम को पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन ने पूरा इंतजाम किया था, दरी, पान, हुक्का, तंबाकू, सब कुछ। दिखाना भी तो था अपना रुतबा। हाँ, खाला ने पंचों के सामने अपनी पूरी कहानी रखी, कैसे जायदाद दी, क्या वादे हुए और अब कैसे गुजारा नहीं हो रहा। बोली पंचो तुम लोग जो राह निकाल दो मैं उसी पर चलूंगी। फिर पंच चुनने की बारी आई। जुम्मन बोले पंच का हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे चुन ले। वो तो चाह रहे होंगे कि कोई उनका ही आदमी चुना जाए। हाँ, खाला समझ गए उनका इशारा। वो चिल्ला कर बोली बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना, लो मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। अरे वाह, ये तो जुम्मन ने सोचा भी नहीं होगा। जुम्मन मनी मन खुश हुए, सोचा चलो दोस्त है अब क्या डर। ऊपर से बोले हाँ अलगू ही सही। अलगू सरपंच बन गए। बनती उनने कहा शेख जुम्मन देखो हम पुराने दोस्त हैं, मगर इस वक्त तुम और बूढ़ी खाला दोनों मेरी नजर में बराबर हो। वाह, पद की गरिमा। जुम्मन ने अपना पक्ष रखा, कहा कि जायदाद तो हिब्बा थी, दान दी गई थी, जिंदगी भर खाना कपड़ा देना माना था, पर अब औरतों में अनबन रहती है, जायदाद से इतनी कमाई नहीं कि महीने का खर्च दूं, और फिर हिब्बा नामे में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। देखिए, अलगू चौधरी थोड़े पढ़े लिखे, कानूनी समझ रखने वाले आदमी थे।
उन्होंने जुम्मन से सवाल जवाब शुरू किए, जिसे जिरह कहते हैं, और उनके सवाल जुम्मन को तीर की तरह चुभ रहे थे। जुम्मन हैरान थे कि ये मेरा दोस्त ये अचानक मेरी जड़ खोदने पर क्यों तुल गया है। सही। ये था उस सरपंच के पद का असर, वो जिम्मेदारी का एहसास था जिसने अलगू को मजबूर किया कि वो दोस्ती को एक तरफ रखकर सिर्फ न्याय की सोचे। आखिर में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर सोचा है। उन्हें ये ठीक लगता है कि खाला जान को महीने का खर्च दिया जाए। पंचों का मानना है कि खाला की जायदाद से इतना फायदा जरूर होता है कि खर्च दिया जा सके। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर नहीं तो ये हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। ओहो। जुम्मन तो सन रह गए। उन्हें लगा जैसे दोस्त ने पीठ में छुरा घोंप दिया। इसे उन्होंने कलयुग की दोस्ती कहा। दोस्ती टूट गई। हाँ, पर दूसरी तरफ बाकी पंच अलगू की बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे इसे कहते हैं पंचायत। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दोस्ती अपनी जगह, पर धर्म निभाना सबसे जरूरी है। तो इस फैसले ने उनकी दोस्ती को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो जो दोस्ती का पेड़ था वो जैसे उखड़ गया। कहानी में लिखा है कि ये शायद वो बालू की जमीन पर ही खड़ा था। मतलब उसमें सच्ची गहराई नहीं थी। अब वो मिलते भी थे तो बस फॉर्मेलिटी के लिए। और जुम्मन के मन में बदले की भावना घर कर गई। वो मौका तलाशने लगे। और बुराई का मौका कहते हैं जल्दी मिलता है। हाँ, वही हुआ। जुम्मन को बदला लेने का मौका जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर के मेले से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए थे। पंचायत हुए महीना भर ही हुआ था कि उस जोड़ी का एक बैल मर गया। ओहो। जुम्मन ने फौरन दोस्तों में कहना शुरू कर दिया, ये दगाबाजी की सजा मिली है, खुदा सब देखता है। अच्छा, उन्होंने इल्जाम अलगू पर ही लगा दिया एक तरह से। हाँ। और अलगू को भी शक हुआ कि कहीं जुम्मन ने ही बैल को जहर न दे दिया हो। इस बात पर फिर दोनों की पत्नियों में खूब झगड़ा हुआ। मामला बढ़ गया होगा। हाँ, जैसे तैसे शांत हुआ। अब अलगू के पास एक ही बैल बचा, वो किस काम का, तो उसे बेचने का फैसला किया। गांव में एक समझू साहू थे, इक्का गाड़ी चलाते थे। उन्होंने वो बैल खरीद लिया। वादा किया कि महीने भर में दाम चुका देंगे। अब उस बैल की किस्मत देखिए। अलगू के घर तो उसे आराम था, अच्छा खाना पीना मिलता था, खली घी वगैरह कभी कभार ही जोता जाता था। हाँ, बहुत ध्यान रखते थे अलगू। और समझू साहू ने खरीदते ही उसे बुरी तरह काम में झोंक दिया। दिन में 3-3 4-4 खेपें, न चारे की चिंता न पानी की, बस दौड़ाओ। बेचारा बैल महीने भर में ही बिल्कुल पिस गया। और फिर एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। जानवर था, कर चूर था, पैर नहीं उठ रहे थे। साहू जी ने ऊपर से कई कोड़े बरसाए बेरहमी से। उफ। बैल ने हिम्मत करके जोर लगाया पर गिर पड़ा और फिर उठ ही नहीं सका। साहू जी ने और पीटा, टांग पकड़कर खींचा, पर मरा हुआ बैल कैसे उठता। बैल मर गया। हाँ, बैल मर गया। साहू जी ने देखा तो बैल मर चुका था। अब वो फंस गए। रात हो गई, सुनसान रास्ता, गाड़ी पर गुड़ घी नमक लदा हुआ, कमर में पैसे भी थे, छोड़कर जा नहीं सकते थे। बड़ी मुसीबत। वही रात गुजारी। लेकिन सुबह जब नींद खुली तो देखा कि कमर से पैसों की थैली गायब थी और तेल के कई कनस्तर भी नहीं थे। अरे, चोरी भी हो गई। हाँ? रोते पीटते किसी तरह घर पहुंचे। उनकी पत्नी सवाइन ने जब सुना तो पहले तो खूब रोई, फिर सीधा अलगू को गालियां देने लगी। उस निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारी कमाई लूट गई। इल्जाम फिर अलगू पर। बिल्कुल। अब कई महीने बीत गए। अलगू जब भी अपने बैल के दाम मांगते, साऊ और सवाइन दोनों लड़ने को तैयार हो जाते। कहते, वाह, यहाँ तो सब लुट गया, सत्यानाश हो गया, और इन्हें अपने दाम की पड़ी है। मरा हुआ बैल दिया था, उस पे पैसे मांगते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। झगड़ा बढ़ गया, मारपीट तक की नौबत आ गई। तो गांव वालों ने बीच बचाव किया और कहा कि भाई पंचायत कर लो। साहू जी मान गए, अलगू भी राजी हो गए। फिर से पंचायत। हाँ, तीसरे दिन उसे पेड़ के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, चलो भाई पंच चुन लो। बोलो चौधरी, तुम किसको पंच बनाते हो। अलगू ने बड़ी नरमी से कहा, समझू साहू ही चुन ले। उन्होंने गेंद साहू के पाले में डाल दी। हाँ, समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। ओहो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का तो कलेजा धक से रह गया। लगा जैसे किसी ने चांटा मार दिया हो। रामधन ने पूछा भी, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। अलगू ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। अब देखिए, कहानी का ये सबसे दिलचस्प मोड़ है, जिम्मेदारी का एहसास। जैसे कहानी में मिसाल दी है कि कोई अखबार का एडिटर मंत्री बन जाए तो उसकी सोच बदल जाती है, या कोई बिगड़ा हुआ लड़का घर की जिम्मेदारी आने पर सुधर जाता है। हाँ, सही मिसाल है। वैसे ही जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का वो ऊंचा पद संभालते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव जागा। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो देववाणी जैसा होगा। उसमें मेरी अपनी दुश्मनी या दोस्ती का कोई असर नहीं होना चाहिए। मुझे सच से जो भर भी नहीं हटना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। पंचों ने फिर दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। सब इस बात पर तो सहमत थे कि समझू को बैल का दाम देना चाहिए, पर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई समझू का भी नुकसान हुआ है तो कुछ रियायत कर दो। कुछ ये भी कह रहे थे कि समझू को सजा मिलनी चाहिए कि जानवर पर इतनी निर्दयता क्यों की। अलग अलग राय थी। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। कहा, अलगू चौधरी और
समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को ये उचित है कि वो बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उससे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि उससे बहुत कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया गया। बिल्कुल साफ और खरा फैसला। और वो जो रियायत और सजा की बात थी उसे जुम्मन ने यह कहकर खारिज कर दिया कि ये पंचों के अधिकार में नहीं है, या रियायत करना अलगू की मर्जी पर है। एकदम न्याय संगत बात। अलगू चौधरी तो खुशी से फूले नहीं समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों तरफ से आवाज गूंजी, पंच परमेश्वर की जय। हर कोई जुम्मन के न्याय की तारीफ कर रहा था। कह रहे थे, इसे कहते हैं न्याय, ये इंसान का काम नहीं, पंच में सचमुच परमेश्वर वास करते हैं। वाह। फिर थोड़ी देर बाद जुम्मन खुद अग्गू के पास आए और उनके गले लग गए। बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था, पर आज मुझे समझ आया कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। क्या बात है। अलगू रोने लगे और कहते हैं, उन आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की वो जो लता मुरझा गई थी वो फिर से हरी हो गई। यहाँ देखिए, न्याय और कर्तव्य के बोध ने न सिर्फ उस टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ा, बल्कि शायद उसे पहले से भी ज्यादा सच्ची और मजबूत बुनियाद दे दी। बिल्कुल। तो ये थी पंच परमेश्वर की कहानी पर हमारी आज की बातचीत। एक सफर गहरी दोस्ती से कड़वी दुश्मनी तक, और फिर न्याय और जिम्मेदारी की कसौटी पर खरे उतरकर वापस सुलह तक। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि न्याय का आसन वो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष होने की मांग करता है। हाँ बिल्कुल। और कहानी ये भी दिखाती है कि जिम्मेदारी का एहसास कैसे एक इंसान को बदल सकता है, उसे ऊंचा उठा सकता है, उसे अपने पूर्वाग्रहों, अपनी दोस्ती दुश्मनी से ऊपर उठकर सही उसूलों के लिए खड़े होने की ताकत दे सकता है। ये सच्ची दोस्ती और मतलब के रिश्तों के बीच के फर्क पर भी सवाल उठाती है ना? सभी का। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारी अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी के पद, चाहे वो छोटे हों या बड़े, कितनी बार हमारे निजी रिश्तों को इस तरह की कसौटी पर रखते हैं? और जब ऐसा चुनाव हमारे सामने आता है तो हमारा ईमान या हमारा ज़मीर हमें किस रास्ते पर ले जाता है? सोचने वाली बात है।